नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अनचाहा बंधन। मैंने कई बार यह कोशिश की कि अनीता को फ़ोन पर सब कुछ साफ साफ बता दूं, पर मेरा फ़ोन पर हाथ जाते जाते रुक जाता और दिल तेजी से धड़कने लगता। मैं घबरा कर फ़ोन रख देता। अनीता मेरी प्रेमिका थी, मेरी जान थी, मेरी मंजिल थी। थोड़े मैं कहूँ तो वह मेरी सब कुछ थी। पिछले 4 सालों में हमारे बीच संबंध इतने गहरे बनते चले गए कि हमने एक दूसरे की ज़िंदगी में आने का फैसला कर लिया था। और आज जो समाचार मैं उसे देने जा रहा था वह किसी भी तरह से मनोनुकूल नहीं था, ना मेरे लिए ना ही उसके लिए। फिर भी उसे बताना तो था ही। मैं ऑफिस में बैठा घड़ी की तरफ देख रहा था। जैसे ही 4 बजेंगे वह फिर फ़ोन करेगी, क्योंकि इसी समय हम दोनों बातें किया करते थे। मैं भी अपने काम से फ्री हो जाता और वह भी। बाकी ऑफिस के लोग लंच में व्यस्त हो जाते। मैंने हिम्मत जुटाकर फ़ोन किया, अनीता, अरे कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए, ना कोई फ़ोन न कोई एसएमएस। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है, बस तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बड़े अनमने मन से कहा। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ना डार्लिंग कहा, ना जानू बोले, बस सीधे सीधे औपचारिकता निभाते लग गए। घर पर कोई बात हुई क्या? हाँ हुई तो थी, पर फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम मिलो तो सारी बात बताऊंगा। देखो, कुछ ऐसी वैसी बात मत बताना, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह एकदम घबरा कर बोली, देखो मोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है अनीता, हम इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे। यही खुशखबरी देने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे? अनीता एकदम दुखी हो उठी। तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, क्या सोचेंगे वे लोग जो हमें हमेशा एक साथ देखते थे? क्या यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हारे कहने पर ही मैंने मम्मी पापा को अपने रिश्ते के बारे में बताया था। आज क्या कहूँगी कि सब झूठ है। इतना कहते कहते अनीता रो पड़ी और फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैंने कितनी ही बार उसे फ़ोन किया, पर हर बार वह काट देती और अंत में उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। मैं एकदम परेशान हो गया। कहता भी तो किससे? शाम को उदास मन और भरे दिल से मैं घर पहुंचा। मुझे देखते ही भाभी ने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? देवर जी, आज तो आपको ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं। क्या कोई बात हो गई है? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं भाभी, और कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। कहते हुए मैं रुआंसा सा हो गया। मुझे लगा कि वहाँ कुछ देर और खड़ा रहा तो आंसू न आ जाएं, इसलिए खुद को संभालता हुआ चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर गिरते ही मेरा सारा अवसाद आंखों के रास्ते बह निकला। रोते रोते आंखें तो सूख गई, पर भीतर का मन शांत न हो सका। थोड़ी देर में भाभी ने खाने के लिए पूछा। मैंने कह दिया कि खाकर आ रहा हूँ, भूख नहीं है, पर खाया कब था? मैं अपने विचारों से जितना बचना चाहता था वे मुझे उतना ही और ज़्यादा सताने लगे। अनीता से मेरी मुलाकात 5 साल पहले ऑफिस के बाहर वाले बस स्टैंड पर हुई थी। उजला वर्ण, तीखी आँख, लंबा कद और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और इतना ही नहीं, उसके कपड़े पहनने का ढंग इतना निराला था कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका। और पहली ही नज़र में वह आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। हमारी चार्टर्ड बस और ऑफिस के छूटने का लगभग एक ही समय था। मैं 5-6 मिनट पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच जाता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि उसकी आंखें निरंतर मुझे ही तलाशती रहती हैं। धीरे धीरे वह भी आते जाते मुझे देखकर हंस देती और धीरे धीरे हम दोनों में बातें होना शुरू हो गया। इस तरह हम एक दूसरे के करीब आ गए। उसके पिता नेवी में उच्च पद पर थे तथा मेरे पिता मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे।
बीतते दिनों के साथ अनीता से मेरा प्रेम भी परवान चढ़ता गया। हमारी मुलाकातों की संख्या और समय दोनों बढ़ते रहे। इस दौरान मुझे सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर मिला और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अब दोनों के दफ्तरों में कई किलोमीटर का फासला हो गया था। इसके बावजूद भी हम कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मिलने का निकाल लेते। हम दोनों कभी फिल्में देखते तो कभी बिना मकसद बाहों में बाहें डालकर इधर उधर घूमते। एक दिन उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख कर कहा, अब बहुत हो चुकी है मस्ती, सीधी सीधी बात बताओ, कब मिला रहे हो मुझे अपनी मम्मी से? अरे तुम तो दिल के रास्ते सीधा घर पर कब्जा करने की सोच रही हो। मैंने मजाक के लहजे में कहा, मेरे पापा अब रिटायर होने वाले हैं। वह चाहते हैं कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए ताकि नौकरी में रहते हुए वह अपनी तमाम सुविधाओं का उपयोग कर सकें। रिटायरमेंट के बाद तो हम सिविलियन हो जाएंगे, फिर कहाँ ये सुविधाएं मिलेंगी। जो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मोहित ने चुटकी लेते हुए कहा और उसके माथे पर घिर आई लटों को पीछे करने के बहाने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। सच कहूँ तो मुझे इन मजबूत कंधों की बहुत ज़रूरत है, अनीता ने कहा। प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लेना, नहीं तो तुम्हारी अनीता एक दिन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कहते कहते वह रोंआसी हो गई। मैंने उसकी भर आई आंखों के कोरों से बहने वाले आंसू के कतरे को अपनी उंगलियों से पोंछा। तुम तो बहुत ज़्यादा ही मायूस हो गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनीता ने कहा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, इन दिनों मेरे रिश्ते की बातें चल रही हैं। तुम एक बार अपने घर पर बात कर लेते तो मैं भी कम से कम उन्हें बता देती। कौन सी बात? मोहित ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या कहोगी मेरे बारे में? यही कि तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, एकदम बेकार और गुस्से वाले हो, पर फिर भी तुम मेरे हो, कहकर दोबारा से अनीता ने मेरी गोद में सिर रख दिया। देर तक हम यूं ही भविष्य के सपने संजोते रहे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में रखा और उसे जल्दी ही बात करने का आश्वासन दिया। उसके बाद हम दोनों ही वहां से विदा हो गए। घर पर मैं अपनी बात को इस ढंग से पेश करना चाहता था कि इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे और इसके लिए उचित अवसर तलाशता रहा। भैया की शादी को 3 वर्ष हो चुके थे और उनका 10 माह का बेटा भी था। हमारे घर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था, पर घर के सभी लोग एक साथ नहीं मिल पाते थे। सभी लोग खुले मिजाज के थे। मैं सपनों में जीने लगा था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा कोई काम कर रहा था कि तभी मेरे मोबाइल पर पापा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। वह जीवन नर्सिंग होम में है। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, भैया की निर्जीव देह को लोग एम्बुलेंस में डालकर घर ले जा रहे थे। भैया का वहीं खत्म हो चुके थे और वह भगवान के पास जा चुके थे। यह सदमा हमारे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई है। मैं तो एकदम सुनते ही पागल सा हो गया था। मेरे हाथ से फ़ोन भी छूटकर नीचे गिर गया था। घर पर मरघट का सन्नाटा पसरा था। सभी एकदम स्तब्ध रह गए थे कि अचानक से यह सब क्या हो गया है। भाभी तो जैसे पत्थर ही बन गई। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उनके सर से तो उनके पति का साया ही उठ गया था। जो भाभी हर समय घर में इधर उधर घूमती फिरती, हंसती इतराती फिरती, वह एकदम से शांत हो गई थी। उनकी आंखों से तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम सभी घर वालों के ऊपर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था और मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उन्होंने अपने एक जवान बेटे को खो दिया था।
उनके लिए यह सदमा बर्दाश्त करना कितना मुश्किल हो रहा होगा, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। 2-3 दिनों तक घर का माहौल बेहद गमगीन रहा। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा। घर का माहौल धीरे धीरे संभलने लगा। अनीता मेरी विवस्था समझती थी और दिल का हाल भी। जितनी बार भी वह समय निकालकर मैंने उससे संपर्क किया, बेहद नरम आवाज़ में वह संवेदना व्यक्त करती और मेरे घर पर आने की जिद करती। वह चाहती थी कि मैं अपने और उसके बारे में घर पर सब कुछ बता दूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। मम्मी मेरी भाभी को लेकर बेहद चिंतित और दुखी थी। एक तो उनका बड़ा बेटा गुजर गया था, दूसरा जवान बहू का गम। उन्हें इस बात की बेहद चिंता थी कि बहू बाकी की तमाम उम्र इस घर में कैसे बिताएगी। उसके सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। वह इस पहाड़ जैसी जिंदगी को कैसे अकेले गुजारेगी, यही सोच सोच कर मम्मी परेशान होती रहती थी। आखिर सभी का एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है जो अपना दुख सुख उसके साथ बांट सके। एक दिन अनीता और मैं पार्क में बैठे थे। वह भरे स्वर में कहने लगी, देखो अब तक मैं पापा को जैसे तैसे टालती रही हूँ, पर अब और उन्हें नहीं टाल पाऊँगी। आज भी उन्होंने मुझे कई लड़कों के फोटो दिखाए हैं। तुमने यदि अब तक अपने घर पर बात की होती तो मैं कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ तो कह सकती। उनका इस तरह रोज रोज बात करना तो रुक जाता। मम्मी अकेले में कई बार मुझसे मेरी पसंद की तरफ भी इशारा करती है, तो फिर इंतजार किस बात का है। मैंने अनीता से कहा, तुम मेरे बारे में सब कुछ बता दो और मेरी मजबूरी भी उन्हें बता दो कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उनसे मिलने जरूर आऊँगा। सच, उसने अविश्वास भरे स्वर में ऐसे पूछा जैसे उसे मुझ पर शक हो। तुम ऐसे अविश्वास से मुझे क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो कि घर पर बात करने जा ही रहा था कि ऐसा हादसा हो गया। मोहित ने अनीता से कहा, ओह मोहित, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम इस बात को सीरियसली से नहीं ले रहे हो। मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या? यह कहकर मोहित ने उसके गालों पर एक प्यारा सा चुंबन जड़ दिया तो शर्म से अनीता ने अपनी पलकें झुका ली और कसकर मुझसे लिपट गई। एक दिन शाम को मैं घर आया। भाभी के मम्मी पापा आए हुए थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मेरे आने पर भाभी चाय बनाकर ले आई। घर का माहौल बेहद गमगीन और घुटा हुआ था। खामोशी तोड़ने के लिए मम्मी ने पहल की, बहन जी, अब तो मेरे बेटे को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, किंतु बहू की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जब भी इसे देखती हूँ कलेजा मुंह को आता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आप ही कुछ बताइए ना। मैं क्या कहूँ, मैंने तो अपनी बेटी आपको दी है, आप जैसा उचित समझें करें। वह बेहद भावुक होकर बोली, आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए, वहाँ थोड़ा इसका मन तो बहल जाएगा। मम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी और यहीं से मेरी अंतिम विदाई भी होगी। भाभी धीरे से बोली और उनकी आंखों से आंसू बरसने लगे। तुम्हें यहाँ से कौन भेज रहा है बहू? मैं तो कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। वैसे तुम इस बात को भी ध्यान से सोचना कि तुम्हारे सामने सारी उम्र पड़ी है। तुम पहाड़ जैसी जिंदगी किसके सहारे काटोगी? मुन्ना है ना, उसी से मैं अपने पति का रूप देखती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखें भर आई। बेटी, मुझे अपने बेटे के खोने से ज़्यादा गम तुम्हारा है, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी भी है और आत्मीयता भी। हम भला कब तक तुम्हारा साथ देंगे? एकल परिवारों की अपनी जन्मजात मुश्किलें हैं। कल मोहित की शादी होगी, उसकी अपनी गृहस्थी बनेगी। हमारे जाने के बाद कौन कैसा व्यवहार करेगा भगवान ही जाने। बहन जी, वैसे तो यह आपका पारिवारिक मामला है, पर यदि मोहित की कहीं और बात नहीं चली हो
तो हम रेखा की शादी की बात मोहित के साथ चला सकते हैं। घर की बात घर में ही बन जाएगी और आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। आप सोच लीजिए। उनके यह शब्द सुनकर मैं एकदम सकते में आ गया। मुझे लगा यदि मैंने कोई कदम फौरन नहीं उठाया तो शायद किसी परेशानी में न फंस जाऊं। तभी मोहित भी बोल पड़ा, आंटी यह आप क्या कह रही हैं? मैं अपनी ही भाभी से। मैंने कहा, बेटा जब भाई ही नहीं रहा तो यह रिश्ता कैसा? मेरी मम्मी ने कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे वह भी इस रिश्ते को स्वीकार करके बैठी थी। लेकिन मम्मी, मैंने चौंक कर कहा, ठीक है तो सोच कर बता देना। मम्मी बोली, हमने तो बिना झिझक एक बात कही है, बाकी तुम जैसा उचित समझो बता देना। मेरे लिए अब वहाँ का माहौल बेहद बोझिल होता जा रहा था। मुझसे और देर तक वहाँ बैठा नहीं गया और मैं उठकर चला गया। मेरे लिए अब बेहद ज़रूरी हो गया था कि मैं घर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं, पर भाभी की उपस्थिति में मैं कोई बात नहीं करना चाहता था। इधर मुझ पर लगातार अनीता का दबाव बढ़ता जा रहा था। वह भी बार बार मुझसे घर पर शादी की बात करने को कह रही थी। एक दिन भाभी किसी काम से बाजार गई हुई थी। मम्मी पापा बाहर बरामदे में बैठे थे। उचित अवसर देखकर मैंने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, मम्मी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा उसके साथ परिचय है और हम शादी करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी यह बात सुनकर पापा बोले, ये प्रेम प्यार सब बेकार की बातें हैं। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह महज कुछ ही दिनों का बुखार होता है। पापा ने एक तरह से मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। नहीं, यह बात नहीं है। मैंने मजबूती से कहा, बेटा हम तुम्हारा कोई बुरा थोड़ा ही सोचेंगे। मम्मी ने गहराई माहौल की तीव्रता को कम करने की कोशिश की। रेखा को इस घर में रहते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। अब वह हम सबको अच्छी तरह जान चुकी है और हम उसे नई लड़की इस घर में कैसे एडजस्ट करेगी यह कौन जानता है। इस हादसे के बाद तो वह इस घर में पूरी तरह समर्पित रहेगी। रेखा और तुम हम उम्र हो। तुमने दुनियादारी को अभी ठीक से जाना नहीं है। आज जिसे तुम अपनी पत्नी बनाकर लाना चाहते हो, क्या पता वह रेखा के साथ कैसा व्यवहार करे और तुम्हारा रेखा से मिलना उसे कितना उचित लगे। ऐसा नहीं है कि रेखा के माता पिता के कहने के बाद हमने ऐसा निर्णय लिया है।